अब बेटा स्फेरिकल मिरर जो गोली दर्पण होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स गोली दर्पण, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, मतलब उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, इनके द्वारा आपको जो प्रतिबिंब बनाने की कला है वो, अगर आपने ये 4 नियम सीख लिए जो हम अभी बताने जा रहे हैं, अगर ये 4 नियम सीख लिए तो उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी तरीके का आपको प्रतिबिंब बनाना हो, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं पर भी रखी हुई हो, सी पर रखी हो, सी के बाहर रखी हो, एफ पर रखी हो, एफ के बाहर रखी हो, सी एफ के बीच में रखी हो, इनफाइनाइट पर रखी हो, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा रखी हो या कॉनकेव मिरर के द्वारा रखी हो, यानी कोई भी कंडीशन में वस्तु की स्थिति कहीं पर भी हो, और अगर हमको ये जानना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उसका अभिविन्यास का क्या होगा, वो कहां पर बनेगा, कब आभासी होगा, कब वास्तविक होगा, कब सीधा होगा, कब उल्टा होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको इस 6 मिनट की वीडियो में सब कुछ सीख लेना है। बस आपको सिर्फ याद रखना है 4 नियम। वो नियम हम अभी आपको बता रहे हैं कि वो नियम कैसे हैं। उन नियमों को अगर आपने याद रख लिया तो आपको ये नहीं याद रखना है कि अगर अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, कुछ भी याद नहीं रखना है। मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में इस बात की कि आपको एक भी स्थिति की याद नहीं रखना है कि किस स्थिति में वस्तु है और किस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा। बिना ये सब जाने हुए अगर हमने ये 4 नियम पढ़ लिए, ये 4 नियम ऐसे नियम हैं जो बिल्कुल चेंज कर देंगे आपकी भूमिका को, आपके दिमाग को, सारी चीजों को डाइवर्ट कर देंगे। इस तरीके से डाइवर्ट कर देंगे जो अभी तक आप लोग सीखते चले आए हो कि इस कंडीशन में वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये सब कहीं कुछ भी नहीं। एक भी चीजें आपको कहीं पे भी याद नहीं रखना है, सिर्फ 4 नियम याद रखना है। बहुत बेसिक से 4 नियम है, ठीक है। तो मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी, टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो जानिए आप लोग, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th वालों की, जिसको मैं साइंस में एक पार्ट होता है जो फिजिक्स आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स हो, यूपी बोर्ड वाले हो, एमपी बोर्ड वाले हो, बिहार बोर्ड वाले हो, राजस्थान बोर्ड वाले हो, ये किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है बेटा, ठीक है। तो अभी हमने आपको बता दिया, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। आपने हेडिंग देख ली होगी, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। स्फेरिकल जो मिरर है उनका इमेज फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब इमेज फॉर्मेशन क्या है, तो इसके यहाँ पर दिए हैं कुछ नियम, ये हमने लिखे हैं कुछ नियम, ये बहुत अच्छी तरीके से खोजे गए हैं। और अगर इन चीजों को आप लोग याद रख लोगे तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं बेटा कैसे। पहला नियम हमारे पास में क्या है, पहले नियम को देखो, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, डायग्राम में देख रहे होंगे, आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप लोग अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि पहला नियम क्या है। पहला नियम ये होता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, सुनना गौर से, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई भी लाइट की जो रे है वो अगर चल रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चाहे वो कॉनकेव मिरर की बात करें हम, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें हम, अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश की किरण तो दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या बेटा, दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से, प्रिंसिपल फोकस जो होता है उससे होकर के जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखना है हमको। अगर जो आपने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डाली है मिरर पर, तो परावर्तक तल पर, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। लेकिन कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होगा। कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, जबकि ये जाती हुई प्रतीत होगी। आप ये देख पा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक हमने डॉट लाइन बनाई है। डॉट लाइन का मतलब होता है प्रतीत होना, वर्चुअल लाइन है ये, और ये रियल लाइन है। डार्क लाइन जो होती है वो रियल लाइन होती है। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में डार्क लाइन चलेगी यानी रियल लाइन चलेगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में डार्क लाइन नहीं होगी बल्कि डॉट लाइन होगी, मतलब ये वर्चुअल लाइन है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और यहां पर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरी बात हम आपको बताएं,
दूसरी बात ये होती है कि जो कर्वेचर ऑफ सेंटर होता है, यानी कि वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से अगर हम इंसिडेंट पॉइंट को मिला दें, इंसिडेंट पॉइंट का मतलब होता है आपतन बिंदु, यानी इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है, उस बिंदु को हम यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास में इंसिडेंट पॉइंट। अब ये जो इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट को अगर हम कर्वेचर ऑफ सेंटर में मिला दें, यानी वक्रता केंद्र पे मिला दें, तो ये इसका नॉर्मल बन जाता है, मतलब कि अभिलंब बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि ये एक कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के बाद में ये इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, तो ये पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है और इस पर हम अभिलंब डालते हैं, यानी कि नॉर्मल डालते हैं। तो ये वही नॉर्मल है, ये वही नॉर्मल ये काम करेगा कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, यानी आपतन कोण कहलाता है। सिमिलरली ये हम इस वाले डायग्राम में केवल बता दे रहे हैं, बाकी डायग्राम में नहीं बताएंगे, इसकी व्याख्या जो हम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो हो गया ना आपका आई, तो ये देखो इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल था, तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा, ठीक है, राइट। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, मरकरी गिर गया, इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा कोण बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहलाता है, तो यहां से हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली कॉन्केव मिरर में क्या होगा, ये आपके पास में आपतित किरण थी, मतलब ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है। देखो हमने इंसिडेंट पॉइंट को सी से मिलाया, वो हमें नॉर्मल मिला। कहीं पे भी आप देखेंगे इंसिडेंट पॉइंट को नॉर्मल से मिला, इंसिडेंट पॉइंट को कर्वेचर ऑफ सेंटर से मिलाया, ये नॉर्मल मिला। इंसिडेंट पॉइंट को सी से मिलाया, ये नॉर्मल मिला। इंसिडेंट पॉइंट को सी से मिलाया, तो ये इसके लिए ये नॉर्मल कहलाएगा। इंसिडेंट पॉइंट को ये, यही इंसिडेंट पॉइंट है, ये इससे इंसिडेंट पॉइंट है, ये नॉर्मल मिलाया, सी मिलाया तो ये नॉर्मल बना। तो कहीं से भी आप इंसिडेंट पॉइंट को सी से मिलाएंगे तो वो आपका नॉर्मल कहलाएगा, राइट। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि सीधे से नियम ये है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चले प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी कॉनकेव मिरर में और मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी कॉन्वेक्स मिरर में, राइट। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा नियम देखते हैं हम। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे सी से होकर के जाती है, किससे होकर के जाती है, सी से, यानी कर्वेचर ऑफ सेंटर वक्रता केंद्र, सी से होकर के जाती है, तो वह उसी मार्ग से वापस लौटती है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती है। सी से होकर के जाती है इन कॉनकेव मिरर, और यहां पर क्या है, सी की ओर आती हुई प्रतीत होती है इन कॉन्वेक्स मिरर, यानी सी की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, और सी से होकर के गुजरती है वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों सिचुएशन में परावर्तन के बाद उसी मार्ग से, उसी पथ से वापस लौट जाती है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो वापस उसी मार्ग से लौटती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। एक नियम ये हो गया, मतलब ये है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर सी से थ्रो हो रही है, सी से होकर के जा रही है या सी की ओर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी मार्ग पर रहेगी, डाइवर्ट नहीं होगी अपने मार्ग में। जैसे यहां पर ये गई थी तो वापस उसी मार्ग में नहीं, बल्कि डाइवर्ट होकर के वो फोकस होकर गुजर रही थी। तो दूसरा नियम बेटा आपका ये हो गया। कंडीशन वही रहेगी, ये आपका नॉर्मल कहलाएगा तो ये आई बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, इसमें भी ऐसी कंडीशन रहेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो तीसरे पॉइंट में क्या होता है, तीसरे पॉइंट में ये होता है कि जो भी इंसिडेंट रे मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी इन कॉनकेव मिरर, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी इन कॉनकेव मिरर, और मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी इन कॉन्वेक्स मिरर। तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरे या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहां देखो आप, मुख्य फोकस से होकर के गुजरी और ये इंसिडेंट पॉइंट था, इंसिडेंट पॉइंट को सी से मिलाया तो ये नॉर्मल मिला, और इंसिडेंट पॉइंट से मुख्य अक्ष, ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कर दिया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये याद रखना है कि मुख्य फोकस से होकर के जो गुजरेगी या मुख्य फोकस की ओर आती हुई जो प्रतीत होगी, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। और आई आर वैसे ही बनेंगे, आपके पास में इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो इसके बीच में आई बनेगा,
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बीच में आर बनेगा। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम बेटा समझो। चौथा नियम यह है कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास में, प्रिंसिपल एक्सिस के तिरछी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे किसी भी एंगल पर तिरछी हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी भी एंगल पर अगर आती है और पी बिंदु पर टकराती है, आती है और पी बिंदु पर पोल पर टकराती है। दर्पण का ये पोल है ना, मिरर का ये पोल है बेटा, तो पोल पर जब टकराती है तो पोल से उसी एंगल से वापस होगी जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल से कोई रे आई है, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। सपोज दैट ये आई से आई है तो आई से ही रिफ्लेक्टेड होगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, तो यहां पे देखो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, तभी ना आई और आर आपस में बराबर होंगे ना। तो ये सारी चीजें प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन भी तो करेंगे साथ में, ये भी हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली यहां पर पी पर आती हुई जो प्रतीत हो रही है, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये वापस हो जाती है। तो ये अगर हमने 4 नियम बैठा लिए दिमाग में कि कब कौन सी इंसिडेंट रे किस एंगल पे जाएगी, तो उसके रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, अगर ये चीज हमने पता कर लिया, ऑटोमेटिकली इमेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी। चाहे वो वर्चुअल बनना हो, चाहे वो रियल बनना हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनना हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनना हो, जहां भी बनना होगी एग्जैक्टली बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनेगी। अच्छा, 2 चीजें आपको और बेटा याद रखना है। 2 चीजें ये याद रखना है कि जो कॉन्केव मिरर होता है, जो सी और एफ होते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड फोकस, ये जो 2 चीजें होती हैं ये दर्पण के सामने होती हैं। ये दर्पण है और ये परावर्तक तल है, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन है, तो रिफ्लेक्टेड प्लेन के फ्रंट में होती है सी और एफ। किसमें? कॉन्केव मिरर में बी ऑलवेज। बट कॉन्वेक्स मिरर में, इन कॉन्वेक्स मिरर अगर हम देखें तो ये दर्पण के पीछे होती है, बैक साइड में, क्योंकि अगर हम देखें तो परावर्तक तल ये है, यानी रिफ्लेक्टेड प्लेन जो है वो लेफ्ट में है, राइट में इसका बैक साइड है, तो बैक साइड में यानी पीछे, यानी दर्पण के पीछे होती है एफ और सी। किसमें? कॉन्वेक्स में। तो इन कॉन्वेक्स मिरर एफ सी होंगे आपके किसमें? राइट में। बट इन कॉन्केव मिरर सी और एफ क्या होंगे? लेफ्ट में होंगे। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक करते हुए जरूर चाहिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर से इमेजेस कैसे बनाना है। थैंक यू।